मनुस्मृति पर जो इसने हमला किया वो इसकी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रति इसकी घृणा को फिर बता गया। लेकिन क्योंकि इसके मन में घृणा भरी है हिंदुओं के प्रति, इसके मन में घृणा भरी है सनातन धर्म के प्रति, तो आज इसने भगवान शिव का तो कैलेंडर नहीं लाया, लेकिन आज ये मनुस्मृति में टूट पड़ा आके। मैंने मनीष जी बड़ा इजी बता दिया कि तू अपनी पार्टी के किसी मुसलमान सांसद को लाके प्रेस के सामने खड़ा करो जो एक कह दे कि नहीं पहले संविधान उसके बाद कुरान। ये इसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये अपमानित करने के लिए इस तरह के उलूल जुलूल हथकंडे ये अपनाता रहता है। सर आज पार्लियामेंट में एक और चीज देखा जो हमेशा सनातन से नफरत, इस माँ बेटे, मुझे लगता है कि इतनी नफरत इंदिरा गांधी या राजीव गांधी को नहीं थी जितना सोनिया के इन बच्चों में नजर आता है। कभी देश ने नहीं देखा, दोनों भाई बहन है तो चुम्मा चाटी करते हुए तो दिखाई देते हैं, ये अधेर इस उम्र में कम से कम ये चीजें इस रूप में भाई बहन को लोग कोई चुम्मा चाटी पब्लिक प्लेस पे तो नहीं करता है। एक उम्र की बात होती है और वो एक उस भाव में भी समझ में आता है। खैर इस पे ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ये कभी कुरान दूसरी चीज पे नहीं करता। आज इसने मनुस्मृति और जरासंध और एकलव्य वाली बात की। आज मुझे चूंकि ऋतिक जी का एक सुपर चैट का भी एक भैया गुरुजी प्रणाम, एकलव्य के बारे में बता दूं कि वह जरासंध के सेनापति हिरण्यधनु का बेटा था। एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया और ये मुझे लगता है कि इंडिकेट कुछ कर रहे हैं ऋतिक जी। ये एकलव्य, द्रोणाचार्य, उसके बाद मनुस्मृति, ये कहना क्या चाहता है, ये मैसेज इस देश को क्या देना चाहता है मनुस्मृति और इन सब चीजों की चर्चा करके? मैं ऋतिक चटर्जी को बिल्कुल धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल सही उन्होंने बताया है कि एक तो एकलव्य को लेकर ये तो का झूठ की नदी सवार था। एकलव्य को लेकर यह लगातार झूठ चल रहा है। यहाँ मनीष जी लगातार झूठ बोला जा रहा है इस देश के अंदर कि वो आदिवासी था और बिल्कुल एकदम हैंड टू माउथ था और उस अज्ञात लड़के को जो है द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया। यही उसका इतिहास है कि जरासंध जो राक्षस था और उसका सेनापति हिरण्यधनु, तो जाहिर सी बात है कि राक्षस का सेनापति कोई देवता तो नहीं बना होगा, तो वो भी राक्षसी था और राक्षस का लड़का राक्षस। तो वो धनुषवाद बहुत बढ़िया था, ये मान लेते हैं। लेकिन उसको इन्होंने आदिवासी से जोड़कर उसका अंगूठा काट लिया, दुनिया भर की बातें कही। अरे उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए थी, उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए थी जो उसकी पृष्ठभूमि थी। तो ये बेकार वाली बात है। लेकिन आज ये जब लेकर आया तो वो एकलव्य की कहानी में इसने फिर अपनी मूर्खता सिद्ध की कि 5-7 साल का युवक बताया उसको कि एक 5-7 साल का युवक था जो टहला करता था। जब वो किरण रिजिजू उस पर हंसे बड़ी बुरी तरह से ठहाका लगा तो फिर जाहिर करने ने 5-7 साल का बच्चा था। तो ये इस तरह की इसकी मानसिक स्थिति, पता नहीं क्या खा पी कर ये आया था। लेकिन मनीष जी मनुस्मृति की बात आपने की, मनुस्मृति पर जो इसने हमला किया वो इसकी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रति इसकी घृणा को फिर बता गया कि वो कि कितनी घृणा इसके मन में भरी है। जरा एक दिन बैठकर ये मनुस्मृति पे किसी से बात करे जो मनुस्मृति का जानकार हो और वो कोई न्यूट्रल आदमी उसको तय करेगा। इसने पढ़ी है उसको, ये उसके बारे में जानता क्या है। ये केवल एक तमाशा बनाने के लिए कम्युनिस्टों का अड्डा बना लिया। कम्युनिस्टों ने एक जैसे जरिया बना लिया था कि सनातन धर्म को गाली देनी है तो मनुस्मृति को गाली दो। मेरा पलट के सवाल कुछ और, मैं मान लेता हूँ मनुस्मृति में सब कुछ गलत है और बिल्कुल एकदम गलत है, जरा कुरान के बारे में कब बात करोगे? और यहाँ पर मुल्ला बड़े खुलकर कहते हैं, चाहे रैली के मंच पे कहते हो और चाहे टेलीविजन के स्क्रीन पे कहते हो, जिस मुल्ला से पूछ लो वो कहता पहले कुरान उसके बाद संविधान। वो बहुत खुलकर कहता है। मुझको आज तक, मेरी 50-60 साल की उम्र हो गई, मुझको आज तक एको मुल्ला नहीं मिला जो कह रहा हो कि नहीं पहले संविधान उसके बाद कुरान। न, वो कहता पहले कुरान और उसके बाद संविधान। तो राहुल गांधी, तुम जरा किसी दिन संविधान कर रहे हो, मनुस्मृति गाली बका करते हो, तो सनातन धर्मी तो तुम नहीं हो, तुम्हारा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, तुम पारसी बाप और ईसाई माँ के लौंडे हो। तो तुमको सनातन धर्म को बोलने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार फिर तुमको कुरान पे भी बोलने का। तो जरा कुरान की व्याख्या करो एक दिन कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो क्या बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल देश के लिए बड़ा बढ़िया है और उसको संविधान से ऊपर माना जाना चाहिए कि नहीं। ये सवाल अगर इससे पूछ लिया जाए तो ये ऐसे भागेगा जैसे मोर को देख के सांप भागता है, ये ऐसे भागेगा, इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि इसके मन में घृणा भरी है हिंदुओं के प्रति, इसके मन में घृणा भरी है सनातन धर्म के प्रति, तो ये घुमा फिरा कर आज भी लाया था। लेकिन आज ये कैलेंडर नहीं लाया, तो आज इसने भगवान शिव का तो कैलेंडर नहीं लाया, लेकिन आज ये मनुस्मृति में टूट पड़ा आके।
उसी तरह से तुम उस पर कुरान पे बात कब करोगे? ये धार्मिक ग्रंथों को जो हजारों वर्ष पहले लिखे गए थे, किन संदर्भों में लिखे गए थे, क्या उनकी प्रासंगिकता थी उस समय, उनको ये आज के संदर्भ में लेकर गालियां बकता है। तो ये जो स्टालिन का लौंडा है वो, या वो जो आपके बिहार का मंत्री था चंद्रशेखर यादव, ये उनसे बदतर नहीं, ये उनसे ज्यादा खतरनाक है ये आदमी। आज की तारीख में कौन कौन हिंदू है अपने घर में मनुस्मृति के लेकर रख के कहता है कि मैं मनुस्मृति के हिसाब से आचरण करूंगा? कोई नहीं कहता। वो हमारा पुराना ग्रंथ है, उसकी वो गरिमा है और उसका वो महत्व है। हमारे यहाँ जिस धर्म को, जिस पुस्तक को हम गरिमामय या मानते, महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको अपमानित करना है। उसका ये ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है कि सनातन धर्म जिस चीज को पसंद करता है, जिसको महत्व देता है, ये उसको गाली देगा। ये कभी कुरान के बारे में जरा बोले टिप्पणी इससे कि उसमें जो जो शिक्षाएं दी गई हैं बड़ी बड़ी कॉमन है वो। तो अगर राहुल गांधी तुम्हारे बाप की, तुम अपने अपने बाप की असली औलाद हो, तो कल जरा कुरान के ऊपर इसी तरह से ज्ञान दो, जिसको मुल्ला कहते हैं कि संविधान से बड़ा कुरान और कुरान के बाद संविधान। और एक नहीं, किसी मुल्ला, अपने पार्टी किसी मुल्ला गुला पूछ लेना, किसी सांसद से, तुम में बड़े दम हो, तुम बड़ा बूता है, तो तुम दुनिया के मुल्ला छोड़ो, तुम अपनी पार्टी के किसी सांसद को बुलाकर एक बार जनता के सामने एक कहलवा दो कि पहले संविधान उसके बाद कुरान। जरा तुम में अगर औकात हो, तुम अपने बाप की पैदाइश हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम ये कहलवा सको। और जरा तुम अपनी अम्मा से कहलवा दो पहले संविधान उसके बाद बाइबिल। जरा सोनिया गांधी आकर देश के सामने ये कह दे कि पहले संविधान उसके बाद बाइबिल को मैं मानती हूँ, पहले संविधान मानती हूँ, कहेगी वो? तो ये इतने ढोंगी पाखंडी जो रूप बदल कर आते हैं और हिंदू धर्म पे हमला करने की ये कोई नई रणनीति बनाते हैं, कोई नई साजिश ये रचते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कितनी हिम्मत, ये कैसे किसी ऐसे मजहबी किताब वाले जो हैं, जिन्होंने कहते हैं ना कि सर तन से जुदा हम करेंगे, तो ये सर तन से जुदा, तो इनका पूरा वोट बैंक जो है ये संसद के अंदर इसका सर तन से जुदा हो जाएगा। ये करके दिखा दे। मैंने मनीष जी बड़ा इजी बता दिया कि तू अपनी पार्टी के किसी मुसलमान सांसद को लाके प्रेस के सामने खड़ा करो, जो एक कह दे कि नहीं पहले संविधान उसके बाद कुरान। जरा कह दे वो दुनिया भर की जलेबी बुद्धि तो इतनी थी कि क्या गया, 4-6 साल का युवा था, मतलब 4-6 साल का युवा, तो फिर उसमें मतलब इतना रटाया गया हो। इस आदमी पर जितना खर्च इसके, कहते हैं ना राहुल रिफॉर्म जो हम कहते हैं अक्सर, जितना खर्च इसके रिफॉर्म में किया गया, देश में कोई बड़ी योजना इस पर किया जा सकता है। वो भी वीडियो दिखा दीजिए किस तरह तमाशा बना, वो भी दर्शक देख लें कि कितना ये मूर्ख आदमी है कि, और ये क्या खा पी कर आता है, जो बिल्कुल लड़कियों की तरह पहने रहता है टी शर्ट कि बिल्कुल इसके एकदम कहीं कंधे तक छू रही है। तो इतनी ठंड में, जो कड़कड़ाती ठंड में किस तरह ऐठा भरा रहता है, तो उसका कारण ये कि कुछ ये खा पी कर आता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, दर्शक समझ रहा हूँ कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये उसकी वजह से गरमाया रहता है, लेकिन इसकी गर्मी, और आज इसने मैंने क्यों कहा वो वीडियो दिखा दें जरा दर्शक देखें, उसमें इसने फिर हिंदू धर्म को किस तरह से, सनातन धर्म को अपमानित किया है, वो भी जरा देखिए। इसके मन में कितना जहर भरा है कि वो तो ये है कि जब ये पार्लियामेंट से निकल रहा है तो देखिए ये इस ऊपर में बांह चढ़ाए हुए दिसंबर के इस ठंड में सेंट्रल दिल्ली इलाके में ये दिखाता है। इसीलिए लगता है कि ये जो पार्लियामेंट में जब भी भाई साहब कुछ बोलते हैं तो मतलब इसके क्या मायने हैं। नहीं, अभी जो मनीष जी जो वीडियो वाला है जिसपे ये बोला है कि जो 6-7 साल का युवक, उसी में साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दर्शक उसको देखें। उस पर इसने हिंदू धर्म पे एक और हमला किया है, और वो भी बड़ा अपमानित करने वाला हमला है। और इसको ये इससे समझ में आता है, मनुस्मृति पे जब बोल रहा है, नहीं नीचे वाली इसको पढ़ा होगा, देखिए मैं देखता हूँ कि ये आदमी किस तरह से तपस्वी में बोला है। और दर्शक सुनेंगे तो इसकी मूर्खता कह लीजिए या इसकी धूर्तता कह लीजिए कि आप दंग रह जाए कि कितना मूर्ख आदमी है। ये पास्को पे जो ये अनुप्रिया पटेल के नीचे पड़ा है नीचे, अनुप्रिया पटेल के यहाँ इसी के नीचे वाला यही। मैं कुछ दिन पहले नहीं इसका नीचे ये मनी, ये दूसरा है इसके नीचे, इसके हाँ ये जरा सुनिएगा, दर्शकों को कहूंगा। और तो सब वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा
हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के बच्चा एक बच्चा वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। जरा गौर करिए, वो किरण रिजिजू और वो अश्विनी वैष्णव सबका हंस के बुरा हाल था, लेकिन ये हंसने की बात नहीं कह रहा कि तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है। तो शरीर में गर्मी पैदा करने का दर्शक समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब है। हमारे यहाँ क्या बताऊं कि इस आदमी को कि ये क्या इसका ज्ञान है कि हमारे यहाँ एक तरह से आध्यात्मिक चेतना का, आध्यात्मिक शांति का वो साधन माना गया है तपस्या को, और ये आदमी उसको गर्मी बता रहा है। जरा सोच लीजिए कि ये इसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये अपमानित करने के लिए इस तरह के उलूल जुलूल हथकंडे ये अपनाता रहता है। और आज इसने घूम फिर के तपस्या पे आ गया कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो बदन में गर्मी लाने के लिए करते थे। सोच लीजिए इसके मानसिक स्तर का क्या स्थिति है इस आदमी की। मैंने लिखा मैंने जी कांग्रेसी अधेड़ ना जाने, जरा दर्शक समझ लें मैंने इस पे टिप्पणी क्या लिखी है कि कांग्रेसी अधेड़ ना जाने क्या खाकर क्या पीकर संसद में आता है। आज इसने फिर संसद में अपनी उसी मानसिक स्थिति का परिचय दिया। पहले इसने 6-7 साल के बच्चे को 6-7 साल का युवा बताया, लेकिन इससे बड़ा कमाल उसने यह किया कि प्राचीनतम भारतीय ज्ञान ध्यान संस्कृति सभ्यता को अपमानित करते हुए कहा कि तपस्या बदन में गर्मी लाती है। नेहरू वंश का अधेड़ अगर तपस्या बदन में गर्मी लाने का, नेहरू वंश के अधेड़ को अगर तपस्या बदन में गर्मी लाने का साधन लगती है तो इसकी बुद्धि के निम्नतम स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि कई तपस्वियों का निष्कर्ष यह है कि तपस्या शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है, इससे आत्मा को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। ये बड़ा उसकी व्याख्या बड़ी स्पष्ट है, लेकिन ये किस तरह के मूर्ख लोग आ गए हैं संसद के अंदर, या कहूँ सनातन विरोधी धूर्त आ गए हैं, ये है इसका परिणाम। और मनीष जी इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी लगना चाहिए। जरा ऊपर वाला वीडियो भी दिखा दीजिए, बाद में आपको सर्च करना पड़ेगा कि दर्शक देख लें कि ये पॉक्सो एक्ट का क्यों एक तरह से अपराधी है ये, और इस पे पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहले जरा इसकी बकवास सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं। और जरा खबर दिखा दीजिए मनीष जी, इसको बाद मैं बताता हूँ मैंने लिखा क्या है। ये खबर दर्शक पढ़ लें इसको कि हाथरस कांड में एक को उम्र कैद, गैंग रेप की पुष्टि नहीं, 3 बरी। अब पीड़ित पक्ष ने दिया ये बड़ा संकेत कि हम आगे अपील करेंगे। लेकिन हाथरस कांड में SC/ST कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आया है। इस मामले में एक आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं इस केस में गैंग रेप का मामला साबित नहीं होने के बाद 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और ये कोर्ट का मामला है, ये कोई पार्टी का किसी उसका मसला नहीं है। और इस आदमी पर ये इसीलिए मैंने इसके साथ ही खबर दिखाई है कि जरा दर्शक समझ ले कि मैंने इस पर लिखा क्या है। दर्शक इसको समझिए कि इस अधेड़ को क्या पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद नहीं किया जाना चाहिए।
जिस लड़की ने स्वयं अपने डाइंग डिक्लेरेशन में बलात्कार से साफ इनकार किया था, जिसका वीडियो भी उस समय बहुत वायरल हुआ था। अदालत में भी यह आरोप झूठा साबित हुआ। इसके बावजूद उस लड़की से रेप और गैंग रेप होने की बात करके ये उस मृत लड़की की इज्जत से राजनीतिक लाभ के लिए खिलवाड़ कर रहा है। जिन आरोपियों के बाहर घूमने की बात ये अलाप रहा है, वो अदालत के आदेश के बाद वो बाहर घूम रहे हैं, कोई भाग के नहीं घूम रहे हैं। तो मनीष जी, ये आपको याद होगा कि हाथरस कांड में उस लड़की का बाकायदे वीडियो आया था, जो लोगों ने उसके नर्सिंग होम में जाकर उससे बनाया था। तो उसने कहा था कि हमारा झगड़ा हुआ है, हमको मारा है, लेकिन हमारा कोई रेप वाला मामला नहीं है। ये उसका वीडियो पर रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो उसका मेडिकल हुआ, जो रिपोर्टें जब हुई, तो अदालत के अंदर भी गैंग रेप नहीं साबित हुआ। और कितनी बेशर्मी से, कितनी गुंडई से ये आदमी संसद के अंदर आज ये कह रहा था कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो एक मरी हुई लड़की की इज्जत के साथ ये आज भी खिलवाड़ कर रहा है। और वो जो मनीष जी सनसनीबाज आपको 500 एक्ट में घूम रहा है, वो ऐसे ही मामला तो उसका भी है। तो एक तरह से ये 500 एक्ट के तहत इसको नामजद करके इसको जरा नाते। और प्रधानमंत्री मोदी का जो मुझे मूड लग रहा है, और ये यूपी का मामला हाथरस का, तो मुख्यमंत्री योगी जरा इस पे निगाह अपनी डालें और इसको 500 एक्ट का मुजरिम बनावे, तब ये इसकी बुद्धि की शुद्धि होगी। अन्यथा ये इसी तरह से झूठ का जहरीला झूठ ये फैलाते घूमेगा ये। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत गंभीर मामला मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला है ये। एकलव्य से लेकर के मनुस्मृति पर बहस करते करते कहाँ चले गए, इन्हें खुद कई बार कहना कि अक्ल के अंधे को ये कुछ समझ में नहीं आता। मैं दोनों भाई बहन जो है, कल वो बहन इसने खोपड़ी चाटी, आज ये खोपड़ी चाट रहा था देश की। और ये संविधान पर तो दो शब्द नहीं बोले। ये संविधान पर तो ना इसने बात की ना उसकी बहन ने बात की। ये दुनिया भर के प्रपंच करते रहे और इस तरह से सनातन धर्म को अपमानित करता रहा ये टारगेट करके। तो इस आदमी के ऊपर जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक इसी समझ में नहीं आएगा। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने निचोड़ा है, तो कल फिर जैसे निचोड़ने के बाद कपड़ा सूख कर फिर तैयार हो जाता है। ये बेशरम है, पिछले 11 साल से इसी तरह की हरकतें कर रहा है ये।